हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन को और उनके वर्षों को मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जिससे कि सब कुछ आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसमें हम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रमुख आश्रमों की बात करेंगे, उन्हें भी ट्रिक के माध्यम से करेंगे, जो कि अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए गए थे। कुछ लोगों से महात्मा गांधी काफ़ी प्रेरित थे, तो उनके बारे में बात करेंगे, उनकी पुस्तकों के बारे में बात करेंगे, और सबसे लास्ट में महात्मा गांधी द्वारा कहे गए कुछ कथन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं संक्षिप्त परिचय के साथ। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इनके पिता करमचंद गांधी थे और माता पुतलीबाई थी। 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हुआ कस्तूरबा गांधी के साथ में। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक परिचय है, हम इसके बाद में डिटेल से बात करने वाले हैं। कुछ विचारधाराओं से ये काफ़ी प्रभावित थे, जैसे अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, प्रकृति की देखभाल, करुणा और दलितों के कल्याण में यह विश्वास रखते थे। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनकी मृत्यु नाथूराम गोडसे द्वारा जब गोली चलाई गई तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई। इसी 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो उसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे। कुछ पुस्तकें हैं इनकी और कुछ साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जो इनकी आत्मकथा है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कुछ साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। इनकी जो साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं, इनको आप नोट कर लेना यदि आपके पास नहीं लिखी हो तो। भारत सरकार द्वारा गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के जो भी लोग प्रयास करते हैं, उन्हें गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इतना सब कुछ हो गया होगा। अब बात करते हैं हम ट्रिक की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मज़ेदार भी है। देखिए, गांधी जी अफ्रीका गए। कब गए? 1893 को। अब इसको याद कैसे करना है, तो 93 वर्ड आप पकड़िए। 93, कुछ लोग इसको कैसे बोलते हैं? 93, है ना। तो तीर की बात यहाँ पर हो रही है। जब गांधी जी अफ्रीका गए तो 93 मतलब तीर पर बैठकर अफ्रीका गए। इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा कि गांधी जी जो है अफ्रीका गए तीर पर बैठकर, तो 93। ठीक है, ये हो जाएगा। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में हुआ, अफ्रीका में ही। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, पहला सत्याग्रह था मतलब वो अच्छा रहा। अच्छा मतलब 6 मतलब अच्छा, अच्छा 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 रहा। ठीक है, अच्छा रहा, क्या रहा? पहला सत्याग्रह। तो इस तरह से ये याद हो जाएगा। गांधी जी अफ्रीका से वापस लौटे 1915 में। अब इसको याद कैसे करना है? देखिए, तीर पर बैठकर मतलब 93, तीर पर बैठकर ये अफ्रीका गए थे। फिर 15 में वापस आए, तो इसको कैसे करेंगे? 15 को थोड़ा सा टोल लीजिए। 15 मतलब पानी दर्रा, एक वर्ड निकल कर आ रहा है 15, तो पानी और दर्रा, है ना। पानी और दर्रे से ये जो वापस हैं भारत वापस लौटे। और जब ये वापस लौटे तो उसी समय अंग्रेजों ने सोचा कि यार पानी और दर्रे से आया है, तो हमने उसको केसर हिंद की उपाधि दे दी। ठीक है, केसर हिंद की उपाधि दे दी, क्योंकि पानी और दर्रे से ये वापस आए थे। पन्नी दर्रा 15। ठीक है, ये याद हो जाएगा। जैसे ही आए, अंग्रेज बिल्कुल माला लेके खड़े थे कि पानी और दर्रे से आया है व्यक्ति, तो हम इसको केसर हिंद की उपाधि दे देते हैं। आशा करता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है और आपको समझ आए होंगे। अगला है साबरमती आश्रम, जिसकी स्थापना हुई थी 1917 में। ये जो आश्रम है ना, उनकी लोकेशन कहाँ पर है उसको भी हम ट्रिक से करने वाले हैं। तो साबरमती आश्रम 1917 में। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, आश्रम की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं, न्यूज़ में भी पढ़ते हैं, आश्रम में कुछ कुछ गलत होता रहता है, महिलाओं के साथ भी। तो आश्रम में गलत होता है मतलब आश्रम में क्या बना हुआ है? खतरा। 17 खतरा, 17 खतरा, खतरा बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? आश्रम में। तो ये हमारा साबरमती आश्रम की स्थापना की डेट याद हो गई। अगला है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम याद करते हैं। कैसे? चंपारण मतलब एक चंपा नाम की महिला है जो कि रण में उतर गई है। चंपा रण में उतर गई है, तो अब तो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि महिला है, महिला पर बात बार नहीं करते कुछ लोग। तो चंपा जो है, चंपा नाम की महिला है, वह रण में उतर गई है, तो बहुत बड़ा खतरा है। खतरा 17। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो कि 1918 में हुआ, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, अहम वर्ड को इसमें पकड़ना है, अहमदाबाद में अहम वर्ड को पकड़ना है। और हमारी जो है अहमियत है वह कब बढ़ जाती है? 18 साल के बाद, क्योंकि वोटिंग वगैरह हमारे लिए होने लगती है तो अहमियत बढ़ जाती है। अहमदाबाद में अहम वर्ड को पकड़ना है। अहम हो जाते हैं हम कब हो जाते हैं? 18 की उम्र में। ठीक है, ये हो गया होगा। इसके बाद है खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, खिलाफत को थोड़ा सा ढंग से देखिए। खिलाफ होना, किसी के विरुद्ध होना, किसी का विरोधी होना, खिलाफ होना। और खिलाफ कौन होते हैं? जो बराबर के लोग होते हैं। और ये बिल्कुल बराबर है, 19 ये है, 19 ये है। खिलाफ कौन होते हैं? जो बराबर होते हैं। तो ये 19-19 क्या है? बराबर है। ठीक है, अगला है असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, किसी के साथ असहयोग करना है, मतलब उसका सहयोग नहीं करना है, तो असहयोग करना है तो उसको क्या दे दो? 20 दे दो। तो 20 से हो गया हमारा 20। ठीक है, 20 दे दो तो 20 से हो गया हमारा 20। और 20 क्यों दे दो? क्योंकि उसका असहयोग करना है, तो असहयोग आंदोलन। इसके बाद है कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने की 1924 में। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो गांधी जी जो है बहुत मेहनती थे। कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए वह 24 घंटे काम करते थे। कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे से हो गया 1924। और 24 घंटे काम क्यों करते थे? क्योंकि उनको कांग्रेस की अध्यक्षता करनी थी। तो ये याद हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम दांडी मार्च की जो कि 1930 में हुआ। अब इसको याद कैसे करेंगे? दांडी मार्च के बारे में आप जानते हैं, ये हुआ था नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए। अपने 78 अनुयायियों के साथ में महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन किया। तो दांडी मार्च के बारे में आप इतना जानते हैं, और भी डिटेल से बात करेंगे हम जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, दांडी मार्च का संबंध था नमक कानून से। और नमक की जो पैकेट आती है ना, वह 30 रुपये की आती है। जैसा कि हम स्टूडेंट हैं, सब जानते हैं, है ना। तो नमक की पैकेट कितने की आती है? 30 रुपये की। तो 1930। और नमक का संबंध किससे था? दांडी मार्च से। और दांडी मार्च के तुरंत ही बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, तो इसकी डेट भी 1930 है। तो ये आपको दिक्कत नहीं देगा। अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौते की, तो 1931 में हुआ। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, गांधी इरविन में विन वर्ड को हमें पकड़ना है। विन मतलब जीतना, ये जो WIN वाला होता है ना, विन। तो विन कौन करता है? एक व्यक्ति ही विन करता है। तो एक तो ऐसे हो जाएगा। और वैसे 3 लोग करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ना, 3 लोग आते हैं। ठीक है, तो 3 लोग आते हैं, तो 3 से तो ये हमारा 3 हो गया। और विन करता है 1, तो इस तरह से ये 31 हमारा बन जाएगा। देखिए, ईयर याद करना काफ़ी टफ पड़ता है बच्चों को, रटेंगे तो दिक्कत आएगा, लेकिन थोड़ा सा हम अगर दिमाग लगाएंगे ना तो ये याद हो जाएगा। टफ तो पड़ेगा लेकिन याद हो जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता आपको याद हो गया होगा। अब है हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, मेरे से नहीं बन पाई है ये। इसके बाद है हमारा पूना समझौता। तो पूना समझौता 1932 में हुआ। पूना समझौता क्यों हुआ था? अंबेडकर और गांधी जी जो है वह दलितों के संबंध को लेकर या फिर उनके आरक्षण को लेकर विरोध में थे, है ना। इस वजह से ये पूना समझौता इन दोनों के बीच में हुआ था, ये तो आपको पता होगा। अब जब ये पूना समझौता दोनों के बीच में हो गया, दलितों का आरक्षण मान्य कर लिया, है ना, तो ये दोनों हंस पड़े, गांधी जी और अंबेडकर साहब हंस पड़े। तो 32 के 32 दांत उनके बाहर आ गए। 32 के 32 क्या आ गए? दांत उनके बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि पूना समझौता हुआ, है ना, और दोनों हंस पड़े। तो हंस पड़े तो दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो 32 के 32 दांत उनके बाहर आ गए। तो इस तरह से पूना समझौता हो जाएगा। इसके बाद है हरिजन संघ की स्थापना, यह भी 1932 में ही है। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, हरिजन मतलब हरि से जन्मा हुआ, ये महात्मा गांधी ने नाम दिया था। तो जो दलित व्यक्ति थे ना, वो काफ़ी प्रसन्न हुए, खुश हुए, तो हमको हरिजन बोला है। तो खुश हुए मतलब हंस पड़े। तो हंस पड़े तो उनके दांत भी बाहर आ गए। तो दांत कितने होते हैं? 32। तो हरिजन से हो गया हमारा हरिजन संघ की स्थापना। और दांत निकल गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो 32 दांत होते हैं। तो 1932 ये आपको याद हो जाएगा। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये तो आपको याद ही होगा, इतना तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो आपको दिक्कत आना ही नहीं है। कुछ आश्रमों की बात करें जो कि महात्मा गांधी ने स्थापित किए थे अलग अलग जगह पर, इनको भी हम ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा फिनिक्स आश्रम, जिसकी स्थापना की गई थी डरबन में। तो इसको कैसे याद करेंगे? फिनिक्स को आप पढ़िए, फिनिक्स मतलब फन करना, है ना, फन कर रहा है कोई व्यक्ति, फिनिक्स।
तो फन कर रहा है, तो फन कर रहा है तो एक डर बना रहता है ना, कि कुछ गलत ना हो जाए, डर बना रहता है। तो डर कब बना रहता है? जब व्यक्ति फन करता है। तो फिनिक्स है ना, फिनिक्स कैसे समझेंगे? फन करना, किसी को मजा करना, एंजॉय करना, है ना। तो फन कर रहा है मतलब मजे कर रहा है, तो एक क्या बना रहता है? डर बना रहता है। तो डरबन, तो डरबन ये हमारा हो गया दक्षिण अफ्रीका में, इसकी लोकेशन है। ठीक है, फिनिक्स आश्रम हो गया होगा। अगला है टोल्स्टॉय, जिसकी लोकेशन है जोहान्सबर्ग, यह भी दक्षिण अफ्रीका में ही है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, टोल्स्टॉय का टॉय वर्ड पकड़िए, जो कि खिलौना होता है, बच्चे खेलते हैं, है ना। जब टोल्स्टॉय मतलब टॉय मिल जाएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? हंस पड़ेगा, मतलब हंस पड़ेगा, है ना। तो जोहान्सबर्ग में हंस वर्ड याद रखना है। तो हंस पड़ेगा तो जोहान्सबर्ग हो गया। ठीक है, और हंस कब पड़ेगा? जब उसको टॉय मिल जाएगा, तो टोल्स्टॉय हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है साबरमती, जिसकी लोकेशन है अहमदाबाद, गुजरात में। अब इसको याद कैसे करना है? देखिए, इसमें आप थोड़ा सा तोड़िए साबरमती, तो मति वर्ड को तोड़िए। मति मतलब आपकी बुद्धि हो सकता है, दिमाग हो सकता है। तो मति जो है, जो बुद्धि जो है, वो हमारे लिए काफ़ी अहम है, उसका अहम रोल है। यदि हमारे पास बुद्धि नहीं होगी तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो मति मतलब साबरमती, और मति क्या है हमारे लिए? अहम, तो अहमदाबाद, ये याद हो गया होगा। इसी के बाद बात करते हैं हम सत्याग्रह आश्रम की, जिसकी लोकेशन भी अहमदाबाद में है। तो सत्य की बात हो रही है यहाँ पर, और सत्य का क्या अहम रोल है, काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल है। तो सत्य का रोल है तो सत्याग्रह, और सत्य का क्या है? अहम रोल, तो अहमदाबाद। ठीक है, ये याद हो गया होगा। अहम रोल है किसका? सत्य का। और हमारे लिए मति भी क्या है? बहुत अहम है। तो ये दोनों आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद है अनाशक्ति आश्रम, जिसकी लोकेशन है कौशानी, उत्तराखंड में। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर बात हो रही है शक्ति की। यदि किसी को अनासक्त करना है, किसी को छोड़ देना है, बर्बाद कर देना है, तो उसको कोसते रहो। कोसानी में कोसना, इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको, कोसना, है ना, कोसना। अब किसी को कोसेंगे तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी? क्षीण हो जाएगी, तो अनासक्ति। तो इस तरह से इंटरलिंक करेंगे तो ये याद हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम सेवाग्राम आश्रम की। तो इसकी लोकेशन है वर्धा, महाराष्ट्र में। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको थोड़ा सा आप तोड़ लीजिए। सेवा की है ना, सेवा वर्ड को याद रखेंगे। तो सेवा करना मतलब किसी की प्रार्थना करना, है ना, ध्यान में बैठना। तो सेवा करेंगे हम तो क्या मिलेगा? वरदान मिलेगा। वरदा मतलब वरदान, वरदा मिलेगा मतलब वरदान मिलेगा। और वरदान कब मिलेगा? जब हम किसी की सेवा करेंगे। तो इस तरह से ये सेवाग्राम आपको याद हो जाएगा। ये वाला देखिए टॉपिक तो टफ है, लेकिन अब जब आप इंटरलिंक करेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। हमने बहुत सारी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की बहुत सारी ट्रिक की वीडियो बनाई हैं। जैसे पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो ये सारी ट्रिक की वीडियो है वह आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुछ प्रेरणा स्रोत रहे महात्मा गांधी के, उनकी बात कर लेते हैं। कुछ व्यक्तियों से प्रभावित थे। यदि प्रश्न बनता है कि जो अनटू द लास्ट पुस्तक है जिससे गांधी जी प्रभावित थे, किसकी है, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। जॉन रसिकन जो है, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो अनटू द लास्ट होगी, जिससे गांधी जी प्रभावित थे। तो इस तरह के कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये जो प्रेरणा स्रोत है ना, इनको आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं हम जॉन रसिकन की पुस्तक अनटू द लास्ट की, है ना। इससे जो गांधी जी प्रभावित थे इस पुस्तक से, जॉन रसिकन जो है वह इंग्लैंड के ही व्यक्ति थे, है ना, और लेखक थे। गांधी जी जो है इनसे दक्षिण अफ्रीका में मिले, इस पुस्तक से उनका परिचय हुआ, और सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादन की प्रेरणा इस अनटू द लास्ट पुस्तक से ली। ठीक है, तो ये याद रखना है। लियो टोल्स्टॉय जो कि रूस के एक लेखक थे। अहिंसक असहयोग का आधार इन्होंने इन टोल्स्टॉय से प्रेरित होकर लिया। इस बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की। तो इन्हें जो है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक मानते थे। तो देखिए, अगर प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की अवधारणा की प्रेरणा किससे ली है? तो अनटू द लास्ट पुस्तक से, जो कि जॉन रसिकन की है। इस तरह से प्रश्न आपके कवर होंगे। इसके बाद है हेनरी डेविड थोरो। सविनय, अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा इस व्यक्ति से ली महात्मा गांधी ने।
कुछ कोटेशन की बात कर लेते हैं हम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हमारी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। कुछ कोटेशन हैं, जैसे कि खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें सामंजस्य हो। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। अगला कथन है, कमज़ोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं करता, क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। निम्न में से यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यदि इस तरह का प्रश्न आता है तो महात्मा गांधी। अगला जो कथन है, आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए, मानवता सागर के समान है, यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी है तो पूरा सागर गंदा नहीं हो सकता। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो महात्मा गांधी द्वारा। देखिए, इस तरह के कथन जो है परीक्षाओं में आप पूछे जा रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि 40 से 50 कथन हम आपके लिए उपलब्ध करा देंगे MCQs के फॉर्म में। यदि आप चाहें तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, तो हम जल्दी से आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए। थैंक यू।